नमस्कार। स्वागत है आप सभी का व्हील पॉइंट एजुकेशन पर। हम पढ़ रहे थे भारत की नदियाँ। हमने आपको बताया था कि भारत की नदियों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिमालयी नदियाँ और दूसरा दक्षिण भारत की नदियाँ। हिमालयी नदियों को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ, उनके किनारे उपस्थित शहर, लंबाई, सहायक नदियों से रिलेटेड जो भी विशेषताएं हैं उन सभी विशेषताओं को हम देखेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थानों पर जिन जिन नामों से जाना जाता है उन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पहले ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा, और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वो है ब्रह्मपुत्र। बड़ी नदी मतलब जिस नदी की चौड़ाई अधिक हो उस नदी को बड़ी नदी बोलते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जल अधिक धारण करने की क्षमता जिस नदी की होती है उसे बड़ी नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तीन देशों से प्रवाहित होती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग देशों में भी ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से ही जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं उन नामों को डिस्कस करते हैं। चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है या फिर यारलंग तसांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग या दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी से जब लोहित नदी मिलती है, या ऐसा कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के बाद आसाम में दिहांग नदी से जब लोहित नदी आकर मिलती है तो उसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। उद्गम स्थान क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर झील के पास उपस्थित है चेमा युंगदुम ग्लेशियर, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसके किनारे कौन कौन से शहर उपस्थित है? गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ से आप सभी परिचित होंगे। डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस चलती है। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस चलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सहायक नदी दिबांग, जो कि बाएं तट से आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसके बाद लोहित नदी, जो कि बाएं तट से आकर आसाम में पासीघाट के निकट ही मिलती है। दिबांग नदी और लोहित नदी दोनों नदी आसाम में पासीघाट के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट से आकर मिलती है। लोहित नदी को खून की नदी भी कहते हैं। इसके बाद सुबनसिरी नदी, जो कि दाएं तट से आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है लखीमपुर के पास। इसके बाद मानस नदी। मानस नदी तंत्र भूटान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसके बाद तिस्ता नदी। तिस्ता नदी को सिक्किम या उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इन सभी नदियों से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट्स हम देखेंगे। दो दो नदियों को पढ़कर हम चलेंगे ताकि समझने में आपको आसानी हो मैप के साथ, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। नामचा बारवा पर्वत के कारण ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न घूमकर आती है। नामचा बारवा पर्वत के कारण ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न घूमकर आती है तथा यांग्याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। अभी मैप से आपको समझ आएगा। ये यहाँ पर है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से तीन नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी। मानसरोवर के पास ही है राकस्ताल झील, जहाँ से सतलज नदी निकलती है।
और यहाँ पर है मानसरोवर के पास ही है चेमायुंगदू ग्लेशियर। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में किस नाम से जाना जाता है? यारलंग सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में जाना जाता है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही आगे बढ़ती है तो नामचा बारवा पर्वत के कारण यह नदी यू टर्न घूमकर आती है, और यू टर्न घूमने के बाद यांग्याप दर्रे की सहायता से, यांग्याप दर्रा जो कि भारत और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है, यांग्याप दर्रे की सहायता से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में, और असम के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। और जमुना नदी में पद्मा नदी आकर मिलती है। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था गंगा। पश्चिम बंगाल में यहाँ पर फरक्का बांध उपस्थित है, यहाँ से निकलती है हुगली नदी, और हुगली नदी और दूसरी मुख्य धारा होती है गंगा नदी की भागीरथी नदी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसे जाना जाता है पद्मा के नाम से। पद्मा और जमुना मिलने के बाद किसका निर्माण करती है? मेघना नदी का निर्माण करती है। और मेघना की एक सहायक नदी है बराक नदी। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा फोकस करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 स्टेट से प्रवाहित होती है, अरुणाचल प्रदेश और असम। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। यदि विश्व की नदी की हम बात करें, विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजोन नदी, जो कि ब्राजील में उपस्थित है, जिसकी सहायक नदी है मेडिरा, जो कि विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका में उपस्थित है। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी में क्या होता है? यहाँ पर 2 नदियाँ आकर इसके बाएं तट से मिलती है, पासीघाट के निकट दिबांग नदी और लोहित नदी। दोनों नदियाँ आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र के बाएं तट से। लोहित नदी के मिलने के बाद दिहांग नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों नदियों को मैप में देख लेते हैं। ये पॉइंट जो आपको बताया वही लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। बांग्लादेश में जमुना नदी, पद्मा नदी, बांग्लादेश में जमुना या ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा नदी से मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? मेघना नदी का निर्माण करती है। और मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। इसके बाद दिहांग नदी के असम में प्रवेश करने के बाद, दिहांग नदी जैसे ही असम में प्रवेश करती है तो असम में पासीघाट के निकट 2 नदियाँ आकर मिलती हैं, दिबांग और लोहित। लोहित नदी के मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। मैप में इसके एग्जैक्ट लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा, ये है यांग्याप दर्रे को क्रॉस करने के बाद अरुणाचल से होती हुई जैसे ही असम में एंट्री करती है तो असम में एंट्री करने के बाद यहाँ से दिबांग नदी और लोहित नदी, ये दोनों नदियाँ आकर मिलती है कहाँ पर? पासीघाट के निकट। इन दोनों नदियों के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। दिबांग नदी, दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर, 195। इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लोहित नदी, लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 450 किलोमीटर। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। हमने बताया था आपको, लोहित नदी को खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। असम में लोहित नदी के मिलने के पश्चात इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही दिहांग नदी में लोहित नदी आकर मिलती है पासीघाट के निकट तो इस नदी को फिर किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से इस नदी को जाना जाता है। इसके बाद इसी नदी पर उपस्थित है मंजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है तो वह है मंजुली द्वीप। और उसके बाद इससे सुब्रनसिरी नदी आकर मिलती है। ये यहाँ पर असम में उपस्थित है मंजुली द्वीप। और उसके बाद तिब्बत हिमालय से नदी आती है सुब्रनसिरी। मैप में इसको देख लेते हैं, बेहद ईजी है, आपको आसानी से समझ आएगा। यहाँ ये पासीघाट के निकट लोहित नदी मिलती है और दिबांग नदी को फिर किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है।
और इस पर फिर असम में ही आगे चलने के बाद मजुली द्वीप उपस्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। और इस द्वीप को अब जिला घोषित कर दिया गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीपीय जिला कौन सा है, तो वो है मंजुली द्वीप। आसानी से आप इसे बता सकते हैं। इसके बाद सुबनसिरी नदी तिब्बत हिमालय से यहाँ से निकलती है। तिब्बत हिमालय से निकलने के बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर असम में प्रवेश करती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दाईं तट से लखीमपुर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के दाईं तट से आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। इसी तरीके से आपको आसानी से समझ आएगा। ये लिखा हुआ है जो आपको बताया, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर मजुली द्वीप उपस्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और अब इसे जिला घोषित कर दिया गया है। सुबनसिरी नदी बेहद आसान है। अरुणाचल प्रदेश और असम इन दो स्टेट से होकर प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 442 किलोमीटर। आगे चलकर असम में ही सुबनसिरी नदी लखीमपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट से आकर मिलती है। बेहद आसान है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबनसिरी नदी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है सुबनसिरी नदी। किस तट से आकर मिलती है? दाएं तट से आकर मिलती है। इसके बाद दो नदी और है सुबनसिरी के बाद, मानस और तिस्ता। इनको भी देख लेते हैं। बेहद आसान है ये भी। ये सुबनसिरी नदी लखीमपुर के पास ही हो गया। इसके बाद क्या होता है, भूटान से निकलती है मानस नदी और ग्वालपाड़ा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट से आकर मिल जाती है। जिस तरीके से सिंधु नदी तंत्र बनता है, उसी तरीके से एक नदी तंत्र भूटान में उपस्थित है, मानस नदी तंत्र, जो कि भूटान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भूटान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तो वो है मानस नदी तंत्र। हमें यहाँ पर केवल इतना देखना है कि मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और इसके दाएं तट से आकर मिलती है। अगर क्वेश्चन हो जाता है कि कहाँ से आती है, तो भूटान से निकलती है। ठीक है। इसके बाद नदी है तिस्ता। तिस्ता नदी सिक्किम में उपस्थित जेमू ग्लेशियर से निकलती है और सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जमुना के दाएं तट से आकर जमुना नदी में मिल जाती है। तो तिस्ता नदी किन किन स्टेट से प्रवाहित होती है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल से। और देश कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश। और तिस्ता नदी को क्या कहते हैं? सिक्किम और पश्चिम बंगाल की या उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इन दोनों नदियों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इनके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानस नदी, मानस नदी भूटान और सिक्किम से होकर बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 400 किलोमीटर। आगे चलकर असम में ही मानस नदी ग्वालपाड़ा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट से आकर मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद तिस्ता नदी, तिस्ता नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश इनसे होकर बहती है। उद्गम स्थान क्या है? जेमू ग्लेशियर, सिक्किम उद्गम स्थान जेमू ग्लेशियर। लंबाई कितनी है? 315 किलोमीटर। इंपोर्टेंट पॉइंट है, बताया था आपको। तिस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए सभी पॉइंट्स को लिखा गया है। तिस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना नदी के दाएं तट से आकर मिलती है। तिस्ता नदी जमुना नदी के दाएं तट से आकर मिलती है। इसके बाद एक नदी और है बराक नदी, जो कि हमने आपको बताया था। पहले मैप से थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर तिस्ता नदी के मिलने के बाद जमुना नदी आगे की ओर बढ़ती है तो इससे पद्मा नदी आकर मिलती है। पद्मा नदी, गंगा नदी फरक्का बांध पर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, हुगली और मुख्य धारा पद्मा। और पद्मा को जैसे ही जमुना से जुड़ती है तो जुड़ने के बाद किस नाम से जाना जाता है? मेघना नदी। और मेघना की एक सहायक नदी है, कौन सी नदी है? बराक नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और मणिपुर की पहाड़ियों से निकलने के बाद नागालैंड और मणिपुर के बीच सीमा बनाती हुई नागालैंड एनएल असम में प्रवेश करती है। असम के बाद फिर ये मेघालय में प्रवेश करती है और मेघालय के बाद बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में मेघना नदी के
बाएं तट से आकर मिल जाती है। और मेघना नदी कहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो बराक नदी से भी रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, ये भी देख लेते हैं, बेहद ईजी है। बराक नदी मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय व बांग्लादेश में बहती है। उद्गम स्थान क्या है? मणिपुर की पहाड़ियाँ। लंबाई है 900 किलोमीटर। बराक नदी बांग्लादेश में मेघना नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक था ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो इससे सहायक नदियाँ, हो सकता है आप ये ना बना पाए, अगर बना लेते हैं तो अच्छा है। अगर फिर भी अगर आप ये नहीं बना पाते तो आपके लिए बेहद इजी फिगर यूज़ की गई है ये। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर चेमायुंगनू ग्लेशियर मानसरोवर झील के निकट उपस्थित है। यहाँ से नदी निकलती है यारलंग सांगपो या ब्रह्मपुत्र। यारलंग सांगपो इसको बोलते हैं चाइना में। इसके बाद नामचा बारवा पर्वत से टकराने के बाद ये नदी यू टर्न लेती है और यू टर्न लेने के बाद यांग्याप दर्रे की सहायता से भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, जहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ही पासीघाट के निकट, यहाँ पर पासीघाट के निकट इससे दो नदियाँ आकर मिलती है, दिबांग नदी और दूसरा लोहित नदी, जिसे खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। लोहित नदी के मिलने के बाद दिहांग नदी को किस नाम से जाना जाता है? फिर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी पर ही उपस्थित है मंजुली द्वीप। असम में उपस्थित है मंजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। इसे अब जिला घोषित कर दिया गया था, जिला घोषित मतलब कर दिया गया है, जिला है अब ये। इसके बाद तिब्बत हिमालय से निकलती है सुबनसिरी नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट से आकर कहाँ पर मिलती है? लखीमपुर के पास आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इसके बाद ग्वालपाड़ा के निकट भूटान से निकली हुई मानस नदी तंत्र भूटान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट से आकर मिलती है। उसके बाद जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। और जमुना की एक सहायक नदी है तीस्ता, जो कि कहाँ से निकलती है? जेमू ग्लेशियर से निकलती है तीस्ता नदी, जिसे उत्तरी बंगाल और सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। जमुना से पद्मा नदी के मिलने के बाद मेघना नदी का निर्माण होता है। और मेघना नदी की जो सहायक नदी है वो है बराक नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है बराक नदी। बराक नदी मणिपुर और नागालैंड के बीच सीमा बनाती हुई असम में प्रवेश करती है, और असम के बाद मेघालय में, और मेघालय के बाद फिर बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में मेघना नदी के बाएं तट से आकर मेघना नदी से मिल जाती है। और मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। आप अपनी नॉलेज के लिए बना सकते हैं, बेहद इजी फिगर है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ। ये आप बना सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। आप इसको डेली एक दो बार देखते रहेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में दक्षिण भारत की नदियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।